Good evening, everyone. I think we are good to go uh, with the webinar. So, hello, everyone. I hope my PPT is visible to everyone. Please reply in the chat box if my PPT is visible to everyone. Okay, thanks. So, the topic for today's session is 21st century reading methodologies. So, it's a very cardinal prime topic, 21st century teaching methodology. And it's a prime topic because the National Education Policy 2020 has come and its schools are becoming NCF compliant. So there is a need for us to be innovative and creative to bring about this paradigm shift. Now, NEP speaks about minimal rote learning. तो अगर रोट लर्निंग को सिस्टम से हटाना है तो उसका सबसे इम्पोर्टेंट जो एक एस्पेक्ट है वो कि हम उसको किस चीज से रिप्लेस करें। जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि जब टीचर हमारे जमाने में आकर के क्लास में लेक्चर दिया करते थे, हम उस लेक्चर को सुनते थे, उसको लिखते थे, फिर याद करके एक एग्जाम देते थे, तो उसका क्या रिप्लेसमेंट होगा कि रोट लर्निंग खत्म हो जाए। तो वो रोट लर्निंग का वो सिस्टम तब खत्म होगा जब हम लेक्चर मेथड के अलावा भी और मेथड्स को अपनाएंगे, जिसको हम कहते हैं 21st सेंचुरी रीडिंग टीचिंग मेथडोलॉजी। जब हम 21st सेंचुरी के नीड्स के हिसाब से अपनी मेथडोलॉजीज को टेलर मेड करेंगे, कस्टमाइज करेंगे, तभी उस रोट लर्निंग के जो ऑब्सोलीट वेज हैं उससे हम बाहर निकल आ पाएंगे। अगर आपने ब्लूम टैक्सोनॉमी के ऊपर ट्रेनिंग की है तो आपको पता चलेगा कि हमें हर टाइम ये बोला जाता है कि हमें हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स बच्चों में डेवलप कराने हैं। तो टारगेट अब सिर्फ मेमोराइजेशन पे नहीं है कि आपने जो बच्चे को पढ़ाया आप वो उसने मेमोराइज किया और एग्जाम में हूबहू वही बात लिख दी जो आपने उसको सिखाई है, और उसको 100 में 100 आता है, वो दूसरी क्लास में चला जाता है अपने आप को समझ के कि उसको सब कुछ सारे नॉलेज उसने प्राप्त कर लिए हैं। तो वो जो सिस्टम था वो सिस्टम से निकलना है कि जहाँ पे बस स्कूलिंग होती है, एजुकेशन नहीं होता है, एनलाइटनमेंट नहीं होता है। आप बच्चे को एक चैप्टर पढ़ाते हैं बट रियल लाइफ में जब उसके सामने ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो वहां पे वो अप्लाई नहीं कर पाता है। लोग 5 साल 7 साल ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग पढ़ते हैं बट अगर अपनी खुद की गाड़ी खराब होती है तो भी वो मैकेनिक को ढूंढते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने बच्चों को सिर्फ स्कूल किया है, उनको इनलाइटन उनको स्किल नहीं दिया है कि वो अपने से कुछ प्रॉब्लम्स जिसके ऊपर उन्होंने इतने साल पढ़ाई की वो खुद से उसका सोल्यूशन निकाल पाए। फॉर एग्जाम्पल क्लास 2 में हम बच्चों को फर्स्ट एड पढ़ाते हैं और बच्चा फर्स्ट एड का चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ता है, बहुत अच्छे से सब कुछ उसकी बात समझता है और उसका आप टेस्ट लेते हैं तो उस टेस्ट में भी वो अच्छे नंबर ले आता है। बट इन केस उसके घर पे किसी का हाथ कट जाता है या कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे उसको फर्स्ट एड की जरूरत है तो वहां पे वो डिसीजन नहीं मेक कर पाता है कि what exactly should be done, what first aid can be given। तो वो क्या है, वो स्कूल्ड है, वो एजुकेटेड नहीं है। बिकॉज हमारी टीचिंग मेथडोलॉजी है उसमें कोर कॉन्सेप्ट नॉलेज और स्किल को बच्चे ने इंटरनलाइज नहीं किया है, सिर्फ रट्टा मारा है। तो उस रोट लर्निंग से कुछ फायदा नहीं हो रहा था और जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी के लिए हम एक फ्यूचर के लिए हम बच्चों को तैयार कर रहे हैं वहां पे रोट लर्निंग कभी भी काम नहीं आने वाली है। ये प्रूव हो चुका है ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे, ओलंपियाड्स में, यहाँ तक कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपकी हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स को अब नापा जाएगा। तो जब आपको उस तरीके से एसेस किया जाएगा, उस तरीके से आपके नॉलेज को इवेलुएट किया जाएगा तो ऑब्वियसली लेक्चर मेथड एंड रोट लर्निंग विल नॉट वर्क। लेक्चर मेथड एक ऐसी टीचिंग मेथडोलॉजी है जिसको सिस्टम से पूरी तरीके से हम लोग निकाल नहीं सकते हैं, वो रहेगा हमारे सिस्टम में, बट उसको हम लोग किस तरीके से बच्चों के सामने प्रेजेंट करें जिससे बच्चों को कोर कॉन्सेप्ट की नॉलेज बहुत ज्यादा इंटरनलाइज हो, उसके स्किल उसके नॉलेज बेस बिल्कुल स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे सेट हो, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। बिकॉज लेक्चर मेथड इज वन टीचिंग मेथडोलॉजी विच विल नॉट गो फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट उसको हम लोग कैसे इनोवेटिव बनाते हैं, उसको कैसे 21st सेंचुरी लायक बनाते हैं कि बच्चा उससे भी बहुत कुछ गेन करे, इसके ऊपर भी हम आज बात करेंगे। सो 21st सेंचुरी का जमाना है, हम 21st सेंचुरी के बच्चों को प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके अंदर वो सारे स्किल्स जान डालने हैं जो 21st सेंचुरी में उनको थ्राइव करने में मदद करेगा। तो ऑब्वियसली जब हर चीज 21st सेंचुरी की होनी है तो टीचिंग मेथडोलॉजी तो ट्रेडिशनल नहीं चलने वाली है, क्योंकि वो वे से बच्चे लर्न नहीं कर रहे हैं। एवोल्यूशन जो है वो प्रकृति का नियम है, हमारे बच्चे काफी इवॉल्व हैं और हमें ऐसे मेथड्स को लाना है जिससे हम उनके साथ उनके सिस्टम में जो हमारी बात है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव जो लर्निंग
ऑब्जेक्टिव आउटकम है वो इंटरनलाइज हो। तो जो भी whatever methodologies we are taking, we have to make sure that they are in complete alignment to their thought process. हम किसी और obsolete method से आज के बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि वो meaningless learning उनकी होगी. Let's move with the first slide. सबसे पहले साइंस क्या बोलता है कि मोटिवेशन की है. हम किसी भी बात को तब अच्छे से सुनते हैं, बहुत ध्यान लगा के सुनते हैं और ये सोचते हैं कि वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जब हम मोटिवेटेड होते हैं. कोई भी काम में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, की एलिमेंट है, जो मूल मंत्र है, वो है मोटिवेशन का. अगर आप मोटिवेटेड ही नहीं है किसी चीज के लिए तो वो चीज आपके लिए हमेशा मीनिंगलेस रहेगी. आपको लगेगा कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है. तो आपको ये जरूर समझना है कि टीचिंग मेथोडोलॉजी के ऊपर एक वेबिनार जो हो रहा है वो मेरे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है. आपको ये पहले आपके अंदर ये मोटिवेशन होना चाहिए टू अंडरस्टैंड कि व्हाई टीचिंग मेथोडोलॉजी एंड व्हाट इज 21st century teaching methodology. Once you're motivated to understand, once you're ready to accept it and apply it, then there's no looking back. तो हम टीचिंग मेथोडोलॉजी के ऊपर आज एक वेबिनार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एनईपी आ चुका है. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहती है नो टू रोट लर्निंग. रोट लर्निंग से कुछ भी फायदा नहीं होता है हमारे बच्चे का. हमारे बच्चे सिर्फ स्कूल्ड होते हैं, एडुकेटेड नहीं होते हैं, एप्लीकेशन नहीं जानते हैं, सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज होता है उनको, उनके अंदर कोई स्किल नहीं आता है. तो हमें बच्चों को ऐसे पढ़ाना है कि उनका कोर कॉन्सेप्ट तो हो ही, साथ में उनके अंदर स्किल भी हो, जिसमें हम 21st सेंचुरी के सारे स्किल्स की बात करते हैं, जिसमें लिटरेसी स्किल्स होते हैं, लर्निंग स्किल्स होते हैं और लाइफ स्किल्स होते हैं. तो व्हाटएवर चैप्टर यू आर टीचिंग, मेक श्योर कि कोई ना कोई स्किल सेट आप जरूर बच्चे को साथ में दे रहे हैं. तो टीचिंग मेथोडोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आप जो बच्चे को पढ़ाते हैं वो इफेक्टिव होता है. टीचिंग योर स्टूडेंट्स इफेक्टिवली. जो भी आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं, अगर रियल लाइफ में वो प्रॉब्लम बच्चे के सामने आती है तो वो बच्चा जो आपने करिकुलम में पढ़ाया है उसी सेम उस चीज को उसको इम्प्लीमेंट करके अपने रियल लाइफ के प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर ले. एंशिएंट गुरुकुल सिस्टम से इंस्पिरेशन लिया है एनईपी ने, जिसमें कोई भी पब्लिक एग्जामिनेशन या कोई भी बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं हुआ करता था. जो गुरुकुल सिस्टम था उसमें ये बिलीव किया जाता था कि लाइफ ने खुद ही बहुत सारे एग्जाम्स रखे हुए हैं अपने लिए. इसीलिए उन एग्जाम्स में अगर आप थ्राइव कर जाते हैं, उन एग्जाम्स में आप अपना स्किल दिखा लेते हैं, इसका मतलब यू आर एडुकेटेड एनफ. कोई पेपर में लिखे हुए एग्जाम की जरूरत नहीं है. अगर आप लाइफ के एग्जाम्स को पास कर जाते हैं और वहां पे अपना रिजिलियंस दिखाते हैं, वहां पे अपने स्किल्स दिखाते हैं. तो एनईपी हैज टेकन लॉट ऑफ इंस्पिरेशन फ्रॉम द एंशिएंट गुरुकुल सिस्टम. फॉर एग्जाम्पल, हम बच्चे को वेस्ट मैनेजमेंट पढ़ाते हैं, बट बच्चे को यही नहीं पता है कि ग्रीन जो डस्टबिन है और ब्लू डस्टबिन के बीच में डिफरेंस क्या है. तो फिर उसकी लर्निंग इफेक्टिव नहीं है. सिर्फ रट्टाबाजी के लिए उसको लर्न नहीं करना है. जब वो बाहर में वो डस्टबिन के बीच का सेग्रीगेशन देखे तो उसको पता होना चाहिए कि वेट गार्बेज किस में डालना है, ड्राई गार्बेज किस में डालना है, डिग्रेडेबल क्या है, बायोडिग्रेडेबल क्या है. इन सारी चीजों की उसको एप्लीकेशन में भी नॉलेज हो, वो सिर्फ एग्जाम में लिखने की नॉलेज उसको ना हो. दूसरा है इंपॉर्टेंस टीचिंग मेथोडोलॉजी का कि ये आपकी एजुकेशनल कंटेंट को प्रिपेयर करने में आपकी मदद करती है. अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि मेरी ये टीचिंग मेथोडोलॉजी होगी, जिसके ऊपर हम आगे डिस्कशन करेंगे डिफरेंट मेथोडोलॉजीज पे, तो आपको ये पता होगा कि साल में अगर मेरा एनुअल सिलेबस है तो इस सेमेस्टर में या इस यूनिट टेस्ट 1 में हम इतना चैप्टर पढ़ाएंगे, वीकली में हम इतना कवर करेंगे, मंथली में इतना कवर करेंगे, लेसन इतना कवर करेंगे, इसको हम फ्लिप क्लासरूम से पढ़ाएंगे या इसको हम इंक्वायरी बेस्ड सिस्टम से पढ़ाएंगे या इसको प्रोजेक्ट बेस्ड करेंगे. तो क्या होता है कि कोई रश नहीं होती है सिलेबस में. जनरली टीचर्स की कंप्लेन रहती है कि बहुत सारा सिलेबस है. तो ये आपकी एजुकेशनल कंटेंट में भी मदद करता है. बहुत सारे चैप्टर होते हैं जिसमें आप लेक्चर मेथड से चाहे जितना भी समझाने की कोशिश करें, बच्चे को वो नॉलेज internalize नहीं होती है. But if you choose a correct methodology, like you do it smart class or you make it art integrated or you make it experiential, तो it saves a lot of time for you also. और जो visual images create होते हैं उसका long term impact होता है. तो आपके educational content को भी वो बहुत अच्छे से structure देता है अगर आप teaching methodology अपनी correct करते हैं. अगर आपने लेसन प्लान नहीं बनाया है, आपने टीचिंग एड्स की उसमें मेंशन नहीं किया है, तो ऑब्वियसली आपको पता नहीं होगा कि कौन सा कोर्स कितना चैप्टर आपका कितना टाइम लेने वाला है. देयर विल बी अनार्की एंड क्योस एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर. सो अगेन टीचिंग मेथोडोलॉजी क्या होती है, जब कोई न्यू टीचर आती है बच्चों के सामने तो
वो दे आर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट, ये बच्चे भाग जाते हैं कि दिस टीचर इज न्यू टू द सिस्टम। इनको टीचिंग मेथडोलॉजी अपने अभी स्टूडेंट की उनको समझ नहीं हुई है कि बच्चे किस तरीके के हैं। तो अगर टीचिंग मेथडोलॉजी आपको पता है कि द मोमेंट यू स्टेप इनटू द क्लासरूम, व्हाट मेथडोलॉजी विल यू टेक, व्हाट वुड बी द फर्स्ट स्टेप, व्हाट वुड बी द सेकंड स्टेप, इट विल गिव यू अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, एंड आपकी जो एजुकेशनल जो कंटेंट होगा वो बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड रहेगा। दैट इज द सेकंड बेनिफिट। The third is finding the best way to connect with your student. Every student is unique. By this time we have realized कि आप fish को उसके पेड़ पे चढ़ने की क्षमता से नहीं जज कर सकते हैं. That would be very very tragic. हर किसी के पास अलग पोटेंसी है, हर बच्चे के पास अलग एबिलिटी है, आप सबको एक तरीके से नहीं पढ़ा सकते हैं। तो ये आप जब कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, यू नो देयर इज अ थिंग कॉल्ड नो योर कस्टमर, KYC, तो यहाँ पे है कि नो योर स्टूडेंट्स, और आप उनको मोटिवेट करें और उनको डिफरेंट डिफरेंट मेथड से बताएं। कुछ बहुत ओवर स्टिमुलेटेड बच्चे हैं तो उनको आप किस तरीके से सिखाते हैं, वहां पे आपकी टीचिंग मेथडोलॉजी ऐसी होनी चाहिए जहां पे आप सबके नीड्स को केटर कर पाए, बाय एंड लार्ज सबके नीड्स को केटर कर पाए। अंडर स्टिमुलेटेड बच्चे कैसे करेंगे, जो बहुत ब्राइट बच्चे हैं वो कैसे करेंगे, आप सबको अगर सोचेंगे कि एक ही पैटर्न पे एक ही मेथडोलॉजी से हम सब का रिजल्ट्स, डिजायरेबल रिजल्ट्स निकालेंगे, तो वो कभी नहीं आएगा। इसलिए आपकी टीचिंग मेथोडोलॉजी हर क्लास में बदलती रहनी चाहिए। आप कुछ बच्चे होते हैं बिल्कुल लेक्चर मेथड से सुनते हैं बात को, बिकॉज दे आर वेरी वेरी कीन ऑन लिसनिंग टू यू। कुछ कंटेंट इतना इंपॉर्टेंट होता है कि दे डू लिसन थ्रू लेक्चर मेथड, बट देयर आर सर्टेन अदर स्टूडेंट्स हु विल नॉट लिसन टू यू थ्रू लेक्चर मेथड। उनको काइनेस्थेटिक करना है, या उनको स्मार्ट क्लास में ज्यादा समझ में आता है, या उनको आर्ट इंटीग्रेशन के थ्रू समझ में आता है। तो you will have to concoct certain teaching methodology so that the core concept of the chapter, जो learning objective आपने set किया है, वो बिल्कुल achieve हो जाए। Now again benefits उसके क्या होते हैं of using effective teaching methodology। अगर आप टीचिंग मेथडोलॉजी अप्रोप्रिएट यूज करते हैं तो आप बच्चों को इंगेज कर पाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंक्रीज्ड स्टूडेंट engagement। effective teaching methodology can help capture students attention। बहुत बार क्या होता है, टीचर कुछ पढ़ा रही होती है, बच्चों का अटेंशन ही क्लास में नहीं होता है। अगर आपने बच्चे का अटेंशन ही अपने तक नहीं लाया तो लर्निंग नहीं हो पाएगी। सो यू हैव टू कम आउट विद अ क्रिएटिव और इनोवेटिव टीचिंग मेथडोलॉजी, जो कि आपके स्टूडेंट को उन जितने पीरियड तक आप पढ़ा रहे हैं उतने तक वो इंगेज रहे आपके साथ, दे आर ऑन द सेम पेज विद यू। improve learning outcomes क्या होते हैं, वट एवर ऑब्जेक्टिव यू हैव सेट फॉर द क्लासरूम। आपने सोचा होगा कि इस क्लास को खत्म करने के बाद मेरे बच्चे में ये कोर कॉन्सेप्ट जो इस चैप्टर के साथ है वो उसके अंदर आ जाएगा, एक स्किल की बात वो समझ पाएगा, ये नॉलेज उसको ज्ञान होगा। सो दीज आर द आउटकम्स दैट यू आर एप्रीहेंडिंग कि इस क्लास के बाद होगा। तो वो आउटकम इम्प्रूव्ड तरीके से बच्चे तक जाए, ये नहीं कि जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट कि लर्निंग आउटकम हो, नहीं, वो आउटकम ऐसा होना चाहिए कि इन केस कि उसके लिए रियल लाइफ में भी वैसी सिचुएशन आती है तो वो लुक बैक कर सके अपने उस क्लास को और सोचे कि या दिस इज व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम दिस क्लास, सो दिस कैन बी अप्लाइड इन माय रियल लाइफ। फॉर एग्जांपल, इफ यू आर टीचिंग, वेरी सिंपल एग्जांपल आई एम गिविंग यू, if you are teaching in maths addition, 4 + 2 is 6, एंड 2 डिजिट्स आपने सिखाए हैं, 3 डिजिट्स आपने सिखाए हैं, तो अगर बच्चा किसी मॉल में जाता है और वो पेमेंट कर रहा है तो वहां पे वो एस्टिमेशन लगा पाए कि ये सारी चीजें हमने ली हैं तो ये कितने बजट में होगा, अगर हमने इतना पे किया तो कितना रिटर्न होगा। इस तरीके के वो लर्निंग आउटकम्स डायरेक्टली जो उसने क्लास में सीखे हैं वो एक शॉप में यूज कर पाए। वेरी सिंपल इट इज टू अंडरस्टैंड कि इम्प्रूव्ड लर्निंग आउटकम्स क्या होते हैं, कि वो जो नॉलेज आपने उसको दिया है वो उसको रिटेन करे और फिर उसको प्रोसेस कर पाए और उसको यूज कर पाए। पर्सनलाइज्ड लर्निंग, इफेक्टिव टीचिंग मेथडोलॉजी को क्लास में आप यूज करते हैं तो आपकी लर्निंग भी पर्सनलाइज हो जाती है। ऑब्वियसली जिस तरीके से हर बच्चे की अलग एक नीड होती है, डिमांड होती है, आपने अपनी लर्निंग को पर्सनलाइज करवा दी। इफेक्टिव टीचिंग मेथडोलॉजीज कैन बी टेलर्ड to meet the needs of individual students, allowing for personalized learning experience that are more effective than one size fits for all approach. Now we have realized that all are different, as I have already spoken, that we all are different. किसी को visual समझ में आता है, किसी को auditory समझ में आता है, किसी को learning by doing समझ में आता है। तो जब आप appropriate teaching methodologies करते हैं और आप अपनी पूरे annual जो भी आपको पूरे साल में पढ़ाना है उसको weekly, monthly और day wise task में आप जब segregate करते हैं तो आपको ये समझ में आता है
कि ये 3 चीजों से अगर हमने अप्लाई किया, एक ही कॉन्सेप्ट को अगर हमने 3 तरीके से बच्चों को पढ़ाया, तो मेरे तीनों तरीके के ऑडियंस को हम टारगेट कर पाते हैं और हमारा डिजायर्ड रिजल्ट आना ही आना है. सो दैट इज पर्सनलाइज्ड लर्निंग. Another benefit of using innovative teaching methodology is it enhances critical thinking skills. Obviously, it often encourages students to think critically, analyze information, and draw conclusion, helping them to develop valuable critical thinking skills. Very important skill this is, critical thinking. जहाँ पे बच्चा जो है उस सिचुएशन उसमें आप ये ऐसा स्किल डालते हैं अपने टीचिंग मेथडोलॉजी से, जहाँ पे वो उस प्रॉब्लम से, जिस प्रॉब्लम से वो जूझ रहा है, उससे वो बाहर निकल के एक साक्षी भाव से उस प्रॉब्लम को देख पाए, एक 3D व्यू, एक हेलीकॉप्टर व्यू देख पाए, और फिर उसके ऊपर वो सोल्यूशन निकाल पाए. बहुत बार क्या होता है, व्हेन वी आर इन द सिचुएशन, हमारे थॉट प्रोसेस, हमारी जजमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग सब ब्लरी हो जाती है. तो क्रिटिकल थिंकिंग पर्सनलाइज्ड अगर आपने टीचिंग मेथडोलॉजी अपनाई है, तो क्रिटिकल थिंकिंग बच्चे में आती है, जहां पे बच्चा बिल्कुल उस सिचुएशन से बाहर निकल के एज एन ऑडियंस देखता है कि इसका करेक्ट सोल्यूशन क्या होता है. और तब जब वो हर प्रिजुडिस, हर बायस, हर प्री कंसीव्ड नोशन से को एक साइड रख करके डिसीजन लेता है, तो उसको हम क्रिटिकल थिंकर कहते हैं. अगर आपने सारे बच्चों के नीड्स एंड डिमांड्स को मद्देनजर रखते हुए टीचिंग मेथडोलॉजी चुनी है, जो कि बिल्कुल 21st सेंचुरी स्किल सेट को केटर कर रही है, तो जाहिर सी बात है यू विल बी फॉस्टरिंग अ पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट इन योर क्लास. नोबडी विल फील कि मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, या टीचर ने सिर्फ उनके हिसाब से चीजों को किया है. एवरीबडी विल फील इंक्लूडेड, एवरीबडी विल फील हर्ड एंड सीन. सो जब माहौल पॉजिटिविटी का क्लासरूम में होता है, तो ऑब्वियसली लर्निंग कंड्यूसिव हो जाती है, बहुत ज्यादा लर्निंग होती है, और लर्निंग जो होती है वो लाइफ लॉन्ग की हो जाती है. सो इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट जो बेनिफिट है, दैट यू फॉस्टर अ वेरी पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट इफ यू इंक्लूड एवरीबडी इन दैट प्रोसेस. आपने कुछ ब्राइट स्टूडेंट्स को रख करके नहीं अपने टीचिंग मेथडोलॉजी को निकाला है, आपने सबकी सबकी नीड्स को, सबकी वीकनेसेस को आपने अपने कंसिडरेशन में लिया है. So by using effective teaching methodologies, educators can create a positive and supportive learning environment that encourage students to take risk and try new things. जब कोई क्लास में बच्चा आपके आता है और उसको लगता है कि nobody will judge me, or nobody will question me, and I can be a risk taker, and if I take risk and if I fail, nobody is gonna evaluate or judge me or tag me. तो बहुत ही ज्यादा लर्निंग एनवायरनमेंट जो होता है कंड्यूसिव होती है, और आप यू बिकम वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स. देन encourages collaboration and teamwork. अब आपने अगर लेक्चर मेथड से कोई चीज पढ़ाई जिसमें सिर्फ आप ही बोल रहे हैं, तो कहाँ पे गुंजाइश है वहां पे कोलैबोरेशन और टीम वर्क की? देयर इज नो स्कोप. एंड कोलैबोरेशन एंड टीम वर्क आर टू सच इंपॉर्टेंट 21st सेंचुरी स्किल्स कि लाइफ में कोलैबोरेशन के बिना चलती नहीं है. अगर इफ यू वांट सक्सेस इन लाइफ, यू वांट टू बी हैप्पी इन लाइफ, आपको बच्चों में कोलैबोरेशन का एक स्किल जरूर डालना होगा. बच्चे कोलैबोरेट करना नहीं जानते हैं, ना जानते हैं और चाहते हैं. तो आपको अपनी टीचिंग मेथडोलॉजी में हमेशा इंटरैक्शन, डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन, रोल प्ले वगैरह जरूर डालना चाहिए, जहां पे बच्चे जाने हाउ टू बी अ टीम प्लेयर एंड हाउ टू कोलैबोरेट. इवन इफ दे डू नॉट लाइक इट, इफ दे डू नॉट वांट इट, दे नो हाउ टू कोलैबोरेट. So group work, collaborative learning should be, in very high quantity when you are taking any teaching methodology. Now keep students motivated. We all need a lot of motivation to learn something new. अगर be it anything, कितने भी interest की चीज होगी आपके, but there will be a point जहाँ पे you will be lacking your motivation, जहाँ पे you will not feel like doing it. Maybe too much work pressure, maybe too much of exhaustion, maybe too much of other work. So आप कहीं ना कहीं you will be lacking your motivation. Same is with kids. They are very easily distracted, especially in this scenario of mobile phones and social media and so many games. They are getting everything at the touch of of a button. तो उनका मोटिवेशन पढ़ाई के लिए रखना या उनका मोटिवेशन क्लास में बरकरार रखना, इट्स वेरी वेरी टफ. सो आपको टीचिंग मेथडोलॉजी को ऐसी इंटरेस्टिंग रखनी है और जो बच्चों की नीड्स है उसके हिसाब से रखनी है, दैट दे आर मोटिवेटेड. once they are motivated, आप कोई भी टीचिंग मेथडोलॉजी लगाएंगे, they will be listening to you, they will be eager for your class, they will be internalizing whatever you have taught. but the जो मूल मंत्र है उसमें ये है कि you need to keep them very very motivated. Motivation is the prime thing here, that they're excited to be in your class, they look forward कि आज क्या पढ़ाई होगी. Now this is a very interesting 5E model
this will generally help the new teachers who have come very new into this line. So this 5E मॉडल क्या होता है, जब हम बहुत ज्यादा बहुत साल तक पढ़ा लेते हैं तो हमें पता होता है कि बच्चों को कैसे हमें यू नो कैसे अपने ट्रैक पे लाना है। बहुत साल साल का एक्सपीरियंस में we know how to go about a class, but the new teachers who have come new to the system, this 5E model is very interesting and it's very productive. अगर हम इस 5E मॉडल को अपनाते हैं तो जनरली हमारा जो लर्निंग आउटकम या लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो हमने सेट किया है वो अचीव हो जाता है। द फर्स्ट इज एंगेज। एवरीबडी नोज कि हमारे क्लास का सबसे ज्यादा अट्रैक्ट किसी तरफ होने के लिए पॉइंट क्या है। सम that this class is very much interested in sports, or this class is very much interested in बॉलीवुड। तो आप पहले तो अपने टॉपिक को ऐसा आइस ब्रेकिंग बनाएं किसी भी चीज से जिससे आपके बच्चों का बहुत अट्रैक्शन है, उससे कनेक्ट करके, दैट यू गेट देयर एंगेजमेंट। दे आर लिसनिंग टू यू, दे आर विद यू, वट एवर यू आर सेइंग दे आर विद यू। सो फर्स्ट पॉइंट इज टू एंगेज। उस एंगेजमेंट के लिए क्या है कि आपको बच्चों का इंटरेस्ट समझना होगा कि बच्चों का इंटरेस्ट कहाँ है। अगर बच्चे बहुत ज्यादा ओवर स्टिमुलेटेड हैं तो उनके लिए बिल्कुल डिफरेंट जॉनर की बातें आपको पकड़नी होंगी। अगर अंडर स्टिमुलेटेड है, शांत बच्चे हैं, इंट्रोवर्ट्स हैं, तो आपको देखना है कि आप ऐसा कौन सा कॉमन टॉपिक करें कि यू हैव एवरीबडीज अटेंशन। once you get that attention and once you are able to engage them, you will explore what they actually know, whatever the chapter today is, you need to explore। इसी के लिए हमारे लेसन प्लान में प्रीवियस नॉलेज होता है, जहां पे आप एज अ टीचर आपको री इन्वेंट करने की जरूरत नहीं है। पूरे व्हील की जांच करने की जरूरत नहीं है। आपको ये देखना है कि बच्चे का प्रीवियस नॉलेज क्या है, इस टॉपिक पे बच्चा कितना जानता है। सो यू आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम देम जस्ट टू सी कि इस टॉपिक से रिलेटेड बच्चे को नॉलेज कितनी है। तो जब बच्चों की तरफ से आंसर आता है तो उसमें पीयर ट्यूटरिंग भी हो जाती है, बिकॉज व्हेन द किड्स आर आंसरिंग, तो जो बाकी बच्चों को नहीं भी आता है, दे कम ऑन द सेम पेज कि अच्छा ये इसका जवाब है, मैम ने ये सवाल पूछा है, ये इसका जवाब है, सो नाउ आई ऑल्सो नो। सो वी ब्रिंग एवरीबडी ऑन द सेम प्लेटफॉर्म थ्रू एक्सप्लोरेशन। when you see that everybody has come on the सब अगर बेसिक से थोड़ा एक लेवल ऊपर चले गए हैं, आपने देख लिया अपने प्रीवियस नॉलेज के क्वेश्चन से, तो आप उनको ले जाते हैं अपने थर्ड लेवल पे, दैट इज एक्सप्लेनेशन। राइट। अब आपका जो भी चैप्टर है, वॉट एवर द कोर कॉन्सेप्ट यू वांट टू डील विद, उसको खूब अच्छे से आप एक्सप्लेन करते हैं। अब एक्सप्लेनेशन में ही आपकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है टीचिंग मेथोडोलॉजी, आपने क्या पकड़ी हुई है, उसमें ही आपका टीचिंग मेथोडोलॉजी पता चलता है कि अब एक्सप्लेनेशन आप कैसे करते हैं। आइदर यू डू इट थ्रू ग्रुप डिस्कशन, यू डू इट थ्रू लेक्चर मेथड, यू डू इट थ्रू इंक्वायरी बेस्ड, whatever is suitable through to you। बट इसमें आप जरूर ये देखते हैं कि आपने जो जो आपका लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, जो आज के लेसन के बाद बच्चों को हासिल हो जाना चाहिए, वो दैट इज एक्सप्लेन्ड in a very very beautiful way, so that the knowledge is internalized into the kids for life। The fourth is elaborate, very very important again। Now you have explained the core concept, the core concept has been decoded before the students for the first time। अगर कोई एक टॉपिक है जिसके ऊपर उनकी थोड़ी बहुत प्रीवियस नॉलेज थी जो आपने एक्सप्लोरेशन वाले पीरियड में देखी, अब एक्सप्लेनेशन में आप उनको ये बताते हैं कि भाई डिकोड हो गई, ये ऐसी बात है। नाउ डिकोड हो गई बच्चे को, अब आप उसको ले जाएंगे इलेबोरेशन पे, जहां पे आप उसको एक्सपीरियंशियल बना सकते हैं। आपने कोई भी कॉन्सेप्ट अगर उनको बताया, यू मेक इट एक्सपीरियंशियल by taking them somewhere, by showing them something। अगर आपने ब्रेन पे बताया, वोल्केनो पे बताया, आप मॉडल एक दिखा सकते हैं। now everybody is looking at the model carefully, looking into it, क्या होता है क्या नहीं होता है, everything। सो दैट इज द इलेबोरेशन पार्ट। उसमें आप एक्टिविटी करा सकते हैं, आप प्रोजेक्ट बनवा सकते हैं, आप उनके असेसमेंट कर सकते हैं, क्विज पूछ सकते हैं, रोल प्ले करा सकते हैं। मतलब ये इलेबोरेशन का ये है कि जो कॉन्सेप्ट आपने उनको एक्सप्लेनेशन में दिया है उसके ऊपर इलेबोरेशन ऐसा हो जाए कि बच्चा समझ जाए कि रियल लाइफ में ये ऐसा दिखता है, एक विजुअल इमेज वो बना ले और उसको फील करना शुरू कर दे कि ये कॉन्सेप्ट जो है वो रियल लाइफ में अगर होगा तो ऐसे ऐसा दिखेगा। जब आपने इलेबोरेशन कर दिया कोर कॉन्सेप्ट का, उसके अंदर पूरा का पूरा आपने उसको इक्विप कर दिया है, नाउ यू विल इवेल्युएट कि आपने जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव सेट की थी उसका इवेल्युएशन हम लोग करते हैं कि कितनी, जो बच्चे को अगर मेरे क्लास के घुसने के टाइम पे मेरा जो क्लास का जो बल्ब था वो ऑफ था, वो जला है कि नहीं। सो इवेल्युएशन विल टेल यू हाउ ब्राइट द योर बल्ब्स आर बर्निंग। सो इवेल्युएशन में बॉडी लैंग्वेज इज वन थिंग जहां से आपको पता चलेगा कि बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस बहुत आ जाता है। अगर किसी चीज का बहुत अच्छे से नॉलेज इंटरनलाइज हुआ है तो बच्चों की बॉडी लैंग्वेज ही बहुत कॉन्फिडेंट होती है। दैट इज वन वे ऑफ एसेसिंग जो आपने पढ़ाया है, वाज इट अ सक्सेस और नॉट। देन यू आस्क
5-6 questions related to it. If they are able to answer, very good. If somebody is not able to answer, they will listen to the answers given by the peers, and again peer tutoring will happen. So this 5E model is very, very relevant for teachers, you know, who are setting their foot into the education system. Now next slide. Yeah. So 4 essential parts of teaching methodologies. Now teaching methodologies, now we are learning, right? Learning lecture method, discussion method, interactive method, inquiry based, project based. But how will these methods work? आपने ये बोला कि आज हम इंक्वायरी के सिस्टम से पढ़ेंगे या हम प्रोजेक्ट मेथड से पढ़ेंगे, तो वो अचानक से पढ़ाई शुरू नहीं हो जाती है. यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इसके अंदर के एसेंशियल पार्ट्स क्या हैं, इसको आप डिकोड कैसे करेंगे. देन फर्स्ट इज ऑटोनॉमी. दीज आर 21st सेंचुरी टीचिंग मेथडोलॉजीज. ऑटोनॉमी क्या होती है कि हमारे जनरेशन, ये जो जनरेशन के बच्चे हैं ना, दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द जनरेशन वी डेल्ट विथ. These are, if you're teaching, if you're confronting these kids, you will see that they are very, very evolved, they are very, very technical, and their demands are very different from the previous ones. So in order to deal with them, and in order to make our teaching methodology a super hit, we have to give a lot of autonomy to the children now. तो हमारे टीचिंग मेथडोलॉजी में अगर आप बच्चों को ऑटोनॉमी नहीं देते हैं और सब कुछ अपनी ही मर्जी से चलाते हैं, लर्निंग कभी नहीं होने वाली है. तो आप बच्चों को ऑटोनॉमी दीजिए. ऑटोनॉमी का मतलब कहीं से भी नहीं कि बच्चे आपको डोमिनेट करेंगे. इट कैन नेवर हैपन. ऑटोनॉमी होती है 3 तरीके की. इसमें हम समझने की कोशिश करते हैं. ऑर्गेनाइजेशनल ऑटोनॉमी, प्रोसीजरल ऑटोनॉमी एंड कॉग्निटिव ऑटोनॉमी. अब ऑर्गेनाइजेशनल ऑटोनॉमी क्या होती है? सुनने में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वर्ड है, बट है बहुत सिंपल. ऑर्गेनाइजेशनल ऑटोनॉमी है कि आप बच्चों से पूछते हैं कि अच्छा तुम ये बताओ कि क्लास में कौन कहाँ बैठेगा. अगर आपके क्लास में कोई स्पेशल चाइल्ड है तो उसकी प्लेसमेंट क्या होनी चाहिए. अगर लंबे बच्चे हैं तो वो कहाँ बैठे हैं, छोटे हाइट में है तो वो कहाँ बैठे हैं, बहुत ज्यादा लाउड बच्चे हैं तो उनको किधर बैठाया जाए, शांत बच्चे हैं तो उनको किधर बैठाया जाए. ये ऑटोनॉमी आप बच्चों से लेते हैं कि तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए. इससे उनको ये लगता है कि ओनरशिप है हमारी क्लास में, हमारे डिसीजंस को भी मायने दिया जाता है. व्हेन यू मेक देम फील वेरी इंपॉर्टेंट, इफ दे व्हेन दे फील दैट दे आर बीइंग हर्ड एंड दे आर बीइंग रिस्पेक्टेड एंड देयर डिसीजंस आर इंपॉर्टेंट, दे एक कनेक्ट आपका पैदा होता है बच्चों के साथ. एंड देन वॉट एवर टीचिंग मेथडोलॉजीज यू ब्रिंग, वॉट एवर इनोवेटिव work you want to do, it becomes a little easy for you. Again, अगर आपके क्लासरूम में चार्ट पेपर है, बुलेटिन बोर्ड से, तो आप बच्चों से ही टॉपिक्स पूछते हैं कि what do you think this time should be the theme of the class. So आप जब किसी से सलाह लेते हैं तो वो इंसान अपने आप को बहुत इंपॉर्टेंट समझता है, and they starts building a relationship of mutual respect. So if when you come with an innovative teaching methodology, they will respect that too. So first you have to show them some give them some decision making power, which is a very simple thing. You can easily give them organizational autonomy. The next is procedural autonomy. इसमें क्या होता है, आपने बच्चे को 5 होमवर्क दिया और आप उसको ये बोलते हैं कि इसमें से 3 तुम अपने पसंद का कर लेना, क्योंकि करना उसको आपके ही बताए उसे करना है, बट उसको आपने एक छोटी सी ऑटोनॉमी दे दी कि 5 से आप 3 कर सकते हैं. इससे क्या लगता है उनको कि हमारी भी इंपॉर्टेंस है. द थर्ड इज कि आप बच्चे को डिफरेंट अप्रोचेस, वर्ड प्रॉब्लम्स में भी डिफरेंट अप्रोचेस होते हैं, तो आप बच्चों को जरूर ये ऑटोनॉमी दें कॉग्निटिव, कि वो अपने अप्रोच से भी किसी चीज को सॉल्व करें. आपने कोई ऐसे का टॉपिक दिया है, आपने उनको हिंट दिया है, बट उनको बिल्कुल ऑटोनॉमी कॉग्निटिव दें कि अगर आप भी आउट ऑफ द बॉक्स सोच करके अपनी कोई चीज लाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल, आपको आजादी है. आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की आजादी जरूर दें, वो ऑटोनॉमी आप जरूर दें. बच्चे अगर अपनी कोई सलाह दे रहे हैं, स्टूडेंट्स शेयरिंग डिफरेंट अप्रोचेस एंड थिंकिंग प्रोसेसेस फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स. आपने एक प्रॉब्लम को एक अपनी तरीके से सॉल्व किया, लेकिन अगर बच्चे ने कोई अप्रोच बताई है तो उसको उस अप्रोच को देने की भी ऑटोनॉमी दें. दीज आर वेरी वेरी स्मॉल स्मॉल स्टेप्स, बट ये आपकी टीचिंग मेथडोलॉजी को अचीवेबल बनाने के लिए, उसको सक्सेस पाने के लिए, दीज आर स्मॉल मंत्रास. देन द सेकेंड इज कॉम्पिटेंस. हमेशा ये क्या करते हैं कि हम बच्चों को एग्जाम कराते हैं या छोटा सा टेस्ट लेते हैं, एंड वी टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू गिव देम द रिजल्ट्स. तो कॉम्पिटेंस क्या होता है, उसमें खत्म हो जाता है. अगर आपने बच्चे का कोई एग्जाम लिया है या टेस्ट लिया है छोटा सा फॉर्मेटिव ही, तो आप उसका रिजल्ट उसको तुरंत दें. दिस इज व्हाट कॉम्पिटेंस इज. तभी उनके अंदर की कॉम्पिटिटिव जो भावना है, दूसरे से अच्छा करने की जो क्षमता है, वो बरकरार रहेगी. इनफैक्ट जब आप बच्चे को
टेस्ट का रिजल्ट देते हैं तो एक मेटा क्रिटिसिज्म नाम की चीज होती है, जहां पे आप जरूर बच्चे को बताएं कि बिकॉज आपने एक आंसर को लर्न किया था माइंड में रख के, तो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आया है उसके लास्ट के 4 वर्ड्स बदल गए, इसलिए आपका आंसर भी बदल गया। बट आपने क्योंकि रोट लर्निंग से रट्टा मारा था, इसलिए यू वर अनेबल टू अप्लाई वॉट एवर यू हैव लर्न, राइट। सो आप बच्चे को कॉम्पिटेंस के हिसाब से मेटा क्रिटिसिज्म बहुत करें कि आपने फ्लो चार्ट तो बनाया बट आपने थर्ड स्टेप को सेकंड स्टेप में कर दिया, या सेकंड स्टेप को फोर्थ स्टेप में कर दिया, आपने सीरियटिव नहीं किया। तो मेटा क्रिटिसिज्म है जहां पे आप इंस्टेंटली बच्चों को फीडबैक देते हैं। फीडबैक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट शुड बी गिवन इन वेरी स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम। उसमें आप कभी ना करें कि आज आपने टेस्ट लिया है और 2 हफ्ते के बाद उसका रिजल्ट दे रहे हैं, उससे बच्चों की कॉम्पिटेंस कम हो जाती है। तो दिस इज अगेन अनदर टीचिंग मेथडोलॉजी जिससे आपकी सक्सेस होगी, जहां पे आप क्विक फीडबैक बच्चों को दें। बच्चों को कभी भी उनके इंटेलिजेंस के लिए या उनके किसी पर्सनल ट्रेट के लिए कॉम्प्लीमेंट ना करें। आप हमेशा बच्चे के एफर्ट के लिए उनकी तारीफ करें, उससे उनका कॉम्पिटेंस हमेशा बरकरार रहेगा। द थर्ड इज रिलेटेडनेस। एज अ टीचर एंड एज अ स्टूडेंट बच्चों के बीच में रिलेटेडनेस होनी चाहिए। आपकी टीचिंग मेथडोलॉजी सक्सेसफुल तभी होगी जब बच्चे को ये अंदर में फीलिंग हो दैट द टीचर इज जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन माय ड्रीम्स एंड इंटरेस्ट एंड एस्पिरेशंस। आपको एक जेन्युइन इंटरेस्ट बच्चे के हर चीज में दिखाना पड़ेगा, आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा इन मेनी थिंग्स रिलेटेडनेस होने के लिए, ताकि बच्चे को ये ना लगे कि उसकी उसकी चीजों को इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही है एंड द सिस्टम इज वेरी रिजिड। सो यू नीड टू बी अ लिटिल फ्लेक्सिबल। उनके माइंड्स को आपको रीड करना पड़ेगा। अगर कोई बहुत बोरिंग पीरियड गया है और आपकी क्लास आ गई एंड द किड्स आर रियली रियली बोर्ड, सो यू हैव टू रीड देयर माइंड्स एंड यू कैन नॉट just go by whatever you have thought you will go by, because then the learning will not happen. So you need to be little flexible. अगर आप उसको स्पोर्ट इंटीग्रेटेड करा सकते हैं या आर्ट इंटीग्रेटेड करा सकते हैं, या आप उनको लेकर के किसी स्कूल के गार्डन में ले जा सकते उनको पढ़ा सकते हैं जहाँ पे वो मोनोटनी ब्रेक हो एंड द किड्स दे अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ सेंस ऑफ रिलेटेडनेस हमारे साथ विद द टीचर, सो then your teaching methodology it becomes a success. Last point relatedness ka hai ki never give up on your students. Many a times we say that whatever teaching methodology I am adopting, the kid is not able to learn. So never give up on your students, try a little more वेरियस मेथड्स। अगर विजुअल से कोई बच्चा नहीं करता है तो ऑडिटरी से जरूर समझेगा, अगर ऑडिटरी से नहीं करता है तो काइनेस्थेटिक से जरूर समझेगा। सो बी अ लिटिल फ्लेक्सिबल टू केटर टू द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स। द लास्ट पॉइंट, रिलेवेंस। बच्चे को ये जरूर फील होना चाहिए कि वॉट एवर वी आर लर्निंग इन द क्लास उसका कोई रेलेवेंस है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, बच्चे को ये लगता है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो बेमायने हैं, इसका कोई यूज नहीं है, हम अलजेब्रा पढ़ रहे हैं तो उसका कोई मायने नहीं है। तो बच्चों को लर्निंग ऑब्जेक्टिव और आउटकम बेस्ड पेडागोजी का इतना ज्यादा रिलेवेंस इसीलिए क्योंकि बच्चों को ये समझ में आया कि वॉट एवर दे आर लर्निंग, वॉट एवर नॉलेज द टीचर इज गिविंग देम, उसका बहुत ज्यादा रिलेवेंस है रियल लाइफ में। दे विल बी एबल टू सॉल्व major life issues. They will be able to thrive in this life if they listen to this curriculum, this chapter of the curriculum very very nicely, and they're able to implement it. So बच्चे को जरूर बताएं कि whatever you are doing in the school, the school is a pilot project for life. Whatever is happening in the school, when the same situation comes to you in real life, you will be able to ace it. So ये sense of relevance बच्चों में जरूर बताएं। जब आप ये चारों चीज essential parts आप कर लेते हैं अपने क्लास में, जहाँ पे आप बच्चों को ऑटोनॉमी देते हैं, उनके कॉम्पिटेंस को किसी तरह से कम नहीं होने देते हैं, उनके साथ एक रिलेटेडनेस, आपका इंटरपर्सनल इक्वेशन बिल्कुल रिलेटेड है, जहाँ पे यू आर जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन देयर लाइव्स एंड इन देयर एस्पिरेशंस, एंड जहाँ पे बच्चों को ये फील होता है कि एवरीथिंग दे आर डूइंग विल सर्व देम इन द लॉन्ग रन, सो आपकी टीचिंग मेथडोलॉजी बिकम्स अ सक्सेस। नाउ टाइप ऑफ टीचिंग मेथडोलॉजीज में सबसे पहले जो आता है दैट इज टीचर सेंटर्ड मेथड, जिससे हम लोग सबने इसी मेथड से पढ़ा है। उस टाइम कोई भी इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग या डिस्कशन मेथड नहीं होता था, हम सब ने टीचर सेंटर्ड मेथड से पढ़ा है, जिसमें टीचर क्या होता है, उसको अपने सब्जेक्ट पे बहुत ज़्यादा मास्टरी होती है, वो एक्सपर्ट होता है, हमारे लिए एक अथॉरिटी होता है। बच्चों का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, हमारी सिर्फ लिसनिंग हुआ करती थी। और इस मेथड में आज भी बच्चों को अगर आप लेक्चर मेथड के थ्रू करा रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ बच्चे लिसन करेंगे, उनका कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा टीचिंग प्रोसेस में। बच्चे का रोल बिल्कुल पैसिव होगा और वो रिसिपिएंट होंगे आपके नॉलेज के, उनको सिर्फ दे हैव टू ओनली लिसन, दे कैन नॉट पार्टिसिपेट, इट्स नॉट अ इंटरैक्टिव वे ऑफ लर्निंग। सो दिस इज वन मेथड।
अब प्रॉब्लम क्या है कि लेक्चर मेथड से आप कंप्लीटली अपने आप को बचा नहीं सकते हैं, इट कैन नॉट गो कंप्लीटली आउट ऑफ द सिस्टम, बट देयर इज अ वे कि आप उसको कैसे इंटरेस्टिंग बताएंगे, जो कि हम लेक्चर मेथड में अभी समझेंगे. Then the second is learner centered method. In this method the teacher is both a learner and a teacher. जहाँ पे ये हमारे साथ हमेशा होता है, being a teacher हम रोज कुछ अपने स्टूडेंट से लर्न करते हैं. हमने जब उसको पढ़ा होता है तो शायद वो चीज़ समझ में नहीं आती है, बट जब हम बच्चे को वो नॉलेज दे रहे होते हैं तो हमें लगता है कि हाँ ये वाली चीज़ हमें इस तरीके से समझ नहीं आती. While teaching that you learn a lot of things. That happens with every one of us. सो जो टीचर होती है वो भी न्यू चीजें लर्न करती है, तो इट्स अ लर्नर सेंटर्ड मेथड, जहाँ पे टीचर को कोई अथॉरिटी की तरह नहीं, एक रिसोर्स की तरह देखा जाता है. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज कंटेंट फोकस मेथड. कंटेंट फोकस मेथड क्या होता है, यहाँ पे ना तो लर्नर को प्रायोरिटी दी जा रही है, ना तो टीचर को प्रायोरिटी दी जा रही है. यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कंटेंट को इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, बिकॉज द कंटेंट इज सो इम्पोर्टेंट कि यहाँ पे लर्नर और टीचर दोनों ने पैसिव सीट ले ली है. अब जैसे कि पैंडेमिक के टाइम पे जो गाइडलाइंस गवर्नमेंट की आ रही थी, तो क्या उसमें रीडर इंपॉर्टेंट था या जिसको हम डिसमिनेट कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट था? नो, द कंटेंट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो आप ना तो उसको उस कंटेंट को क्रिटिसाइज कर सकते थे, ना एनालाइज कर सकते थे. जो एडवर्बेटम था आपको उस कंटेंट को वैसे ही समझना था और दूसरे तक पहुंचाना था. सो जब गवर्नमेंट की कोई गाइडलाइंस आती है या कोई भी अथॉरिटी की गाइडलाइंस आती है, तो वहां पे द कंटेंट बिकम्स इंपॉर्टेंट. सो बी वेरी वेरी alert when such things come where the content is important, not the learner and the teacher. तो ये भी आपको देखना है कि इस वाले मेथड में हमें किस चीज को प्रायोरिटाइज करना है. इंटरैक्टिव एंड पार्टिसिपेटिव मेथड्स, अगर बच्चों को आपको सोशल स्किल्स सिखाना है, जहाँ पे हम बच्चों को सिखाते हैं फोन पे कैसे बात करनी है, या अगर आपको सामने कोई मिल जाता है तो अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करना है, या इंटरव्यू में कैसे बात करते हैं, या कोई रिलेटिव से कैसे बात करते हैं, या ऑनलाइन कैसे ऑर्डर करते हैं. इवन गाइडेंस एंड काउंसलिंग जो एक सेशन होता है, क्या होता है, वो इंटरैक्टिव और पार्टिसिपेटिव मेथड से ही होता है. इसमें तो ना लर्नर होता है ना टीचर होता है. यहाँ पे इंटरैक्शन, अब जितना इंटरैक्शन करते हैं उतना आपका सोशल एंड इमोशनल स्किल्स होन होता है. तो जब आप इस तरह के कंटेंट के साथ डील कर रहे हैं जहाँ पे सोशल स्किल्स बच्चों को सिखाने हैं या एथिकल स्किल्स आपको बताना है, इमोशनल स्किल्स बताने हैं, तो बिल्कुल बिल्कुल मेक इट इंटरैक्टिव एंड दिस वुड बी द बेस्ट टीचिंग मेथडोलॉजी. नाउ स्पेसिफिक टीचिंग मेथडोलॉजीज. लेक्चर मेथड, द ओल्ड लेक्चर मेथड जिससे हम लोग सबने पढ़ा है. तो लेक्चर मेथड क्या होता है, आई सेड इट कैन नॉट गो कंप्लीटली आउट ऑफ द सिस्टम, बट इसको भी हम लोगों को ऐसे करना है कि लर्निंग इससे भी हो. सो अ लेक्चर इज एन ओरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन बाय द इंस्ट्रक्टर. ओरल वो बोलते हैं, आते हैं और वो एक मुंह जबानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन करते हैं, विच इज अ लेक्चर. इसमें क्या होता है, ज्यादा थियोरेटिकल नॉलेज दी जाती है, प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स, आइडियाज दिया जाता है. वी ऑल हैव सीन कि लेक्चर मेथड क्या होता है. द इंस्ट्रक्टर टेल्स, एक्सप्लेन्स, डिस्क्राइब्स और रिलेट्स वॉट एवर इंफॉर्मेशन द स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू लर्न थ्रू लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग. जितना आप सुन के समझ सकते हैं वो ही आपका लेक्चर है. यहाँ पे क्या होता है, इंस्ट्रक्टर सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, सब बातें वही बोलते हैं, और जो स्टूडेंट होते हैं वो सिर्फ इनएक्टिव होते हैं, उनको सिर्फ लिसनिंग करनी होती है. यहाँ पे एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं होता है स्टूडेंट्स का, और इसकी जो यूजफुलनेस है बहुत ज्यादा लिमिटेड है, बिकॉज ये बिल्कुल इंस्ट्रक्टिव एक डोमिनेटिंग मेथड है जहाँ पे वन पर्सन इज डूइंग ऑल द टॉकिंग और देयर इज नो स्कोप ऑफ डिस्कशन. बट लेक्चर मेथड विल नॉट गो आउट ऑफ द सिस्टम फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम. तो और लेक्चर मेथड कब लेना चाहिए, जब आप किसी चीज को पहली बार, जिसके बारे में the lecture method of instruction is recommended for students with very little knowledge or limited background knowledge on the topic. आप lecture method से कब शुरू कर सकते हैं, जब बच्चे को already कोई knowledge नहीं है, this is the first time that you are decoding that knowledge before them, तब आप कुछ lecture करते हैं, but इंस्टेंटली आप उसके साथ उसकी कोई मेथोडोलॉजी बदलिए ताकि बच्चे एक्टिविटी करें, खुद से करना शुरू करें, इंटरैक्ट करें, देन ओनली इट विल बिकम इंटरेस्टिंग एंड दे विल बिकम एक्टिव पार्टिसिपेंट ऑफ दैट प्रोसेस. नाउ लेक्चर मेथड विच आई सेड विल रिमेन फॉर सम टाइम. इसको हम इंटरेस्टिंग कैसे बना सकते हैं? सो क्वालिटीज ऑफ अ गुड लेक्चर. किसी भी लेक्चर को आप 25 मिनट से ज्यादा का ना बनाएं. दीज आर साइंटिफिक प्रोवन मेथड्स, जिससे आपका लेक्चर मेथड में भी कुछ जान आ जाएगी. सो डोंट मेक इट मोर देन 25 मिनट्स. के बाद आप जरूर कोई एक्टिविटी कराएं या बच्चे की मोनोटनी ब्रेक करें. अगर आपको लेक्चर मेथड से ही पढ़ाना है, ऑप्शन नहीं है, सो वो इट शुड ऑलवेज एड्रेस अ सिंगल थीम. उसको ज्यादा
उसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ थीम्स ना डालें, उसको बिल्कुल एक थीम के अराउंड ही बिल्ड करें, जिसमें आप टेक्निकल टर्म्स को केयरफुली एक्सप्लेन करें। जैसे कि आपने अपने नया चैप्टर किया है तो आप कैसे हार्ड वर्ड्स पहले अंडरलाइन करते हैं और उन हार्ड वर्ड्स के मीनिंग्स बच्चों को बता देते हैं। इसलिए टेक्निकल अगर कोई टर्म्स है तो आप पहले ही उसको डिकोड करके बच्चों को उसके टर्म्स बता दें, सो दैट द चैप्टर्स फ्लो इज नॉट ब्रोकन, इट इज इट फ्लोज, because lecture method in itself is a boring and monotonous and उसकी usefulness limited है। So आप उसको अगर technical glitches भी उसमें आएंगे it will become more monotonous and it will not flow। So make sure कि technical words are carefully explained, familiar examples and analogies are given, जिसका previous knowledge बच्चे को हो please put those examples and analogies ताकि connection बना रहे। अदरवाइज अगर आप अननोन एग्जाम्पल्स एंड एनालॉजीज डालेंगे जिससे बच्चे का कोई प्रीवियस नॉलेज नहीं है, दे वोंट बी एबल टू बेयर इट। इलिस्ट्रेशंस एंड एग्जाम्पल्स बहुत सारा डालें, नो मैटर हाउ टीडियस द चैप्टर इज। अगर आपने उसमें बहुत अच्छे से इलिस्ट्रेशंस एंड एग्जाम्पल्स डाले हैं और वो रिलेट कर रहा है अपनी जिंदगी से, तो वो जरूर सुनेगा। गुड लेक्चर जो हमेशा होता है वो एग्जिस्टिंग नॉलेज, जो बच्चे के पास अभी एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसके ऊपर ही बिल्ड हो। बिल्कुल अननोन अगर आप कर देंगे तो लेक्चर उसको इंटरनलाइज नहीं होगा। तो एग्जिस्टिंग नॉलेज पे ही अपने लेक्चर को बेस करें। दीज आर सम सजेशंस जिससे आप अगर लेक्चर मेथड कर भी रहे हैं, इफ यू पुट दीज पॉइंट्स, तो आपका लेक्चर मेथड भी थोड़ा इफेक्टिव हो सकता है। और इसमें भी आप वैरायटी ऑफ अप्रोचेस डाल सकते हैं। द डिस्कशन मेथड, जब आप किसी भी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन बच्चों को दे देते हैं, ग्रुप डिस्कशन कराते हैं, तो क्या होता है, इमेजिनेटिव सॉल्यूशंस आते हैं, इतने सारे ऑप्शंस आते हैं जो टीचर्स को भी नहीं पता होता है। बच्चे जो so many minds, they think so differently and every mind is so unique, they come up with such imaginative solutions to problems की बहुत ज्यादा लर्निंग होती है डिस्कशन मेथड से। ये आपने अपने लाइफ में भी देखा होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, इफ यू टेल दैट प्रॉब्लम टू 5 पीपल, तो उनका इतना सारा सोल्यूशन, इतने सारे पर्सपेक्टिव आते हैं that it eases down for you to stimulate thinking and interest and to secure students participation। obviously lecture method में interest खत्म हो जाता है, तो आपका है कि आप बच्चों को engage रखें, उनका interest, उनकी thinking और उनका participation बरकरार रहे। इसी के लिए discussion method is very very important। सारे प्रोसेस में आपको ये देखना है कि जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव आपने सेट किया था, जो कोर कॉन्सेप्ट जो बच्चे को लर्न करना था उस चैप्टर से, वो फुलफिल हो रहा है कि नहीं। ऐसा ना हो जाए कि डिस्कशन जो है वो स्वे कर जाए किसी और टॉपिक पे। सो यू हैव टू सुपरवाइज द डिस्कशन एंड सी दैट द लर्निंग ऑब्जेक्टिव इज ऑन ट्रैक एंड व्हाटएवर डिस्कशन इज हैपनिंग, इट इज हैपनिंग अराउंड इट। आप लेक्चर को अपने सप्लीमेंट कर सकते हैं 5 मिनट के डिस्कशन से, जहां पे बच्चे का एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है। जो बच्चे आपकी बात से नहीं समझ रहे होते हैं वो बहुत बार पीयर ट्यूटरिंग से समझ जाते हैं। जब आप डिस्कशन मेथड देखते हैं तो आपको बच्चों की डिस्कशन से समझ में आता है कि बच्चों ने हाउ वेल दे हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल। वो जिस तरह से बात कर रहे हैं, उनका कॉन्फिडेंस है, उनके हैंड मूवमेंट, उनके जेस्चर, उनके कॉन्टेंट्स, आप समझ में आ जाता है कि वॉट एवर नॉलेज यू हैव गिवन देम, दे आर इंडाउड एंड आर एबल टू डिस्कस इट ब्यूटिफुली। टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर एप्लीकेशन ऑफ थ्योरी ऑफ प्रोसीजर, ऑब्वियसली जब डिस्कशन करने के सक्षम हो गए, आइंस्टाइन का कहा हुआ है कि अगर आप 6 साल के बच्चे को एक कॉन्सेप्ट नहीं समझा पा रहे, इसका मतलब वो कॉन्सेप्ट आपको भी समझ नहीं आया। तो डिस्कशन मेथड में क्या होता है, लोग एक दूसरे को, अपने पीयर को समझा रहे होते हैं, तो जब वो समझा रहे होते हैं, व्हेन दे आर स्पीकिंग अलाउड, उनकी समझ भी और गहरी हो रही होती है और वो दूसरे के लिए भी डाउट्स को क्लियर कर रहे होते हैं। स्टोरी टेलिंग मेथड, सीबीएसई की बहुत सारी ट्रेनिंग आती है स्टोरी टेलिंग मेथड पे। हमें आज भी अपने बचपन की कहानियां याद है। हमने 9th-10th में प्रेमचंद की अगर कोई कहानी पढ़ी तो वो हमें याद है। क्यों? बिकॉज स्टोरी टेलिंग का बहुत ज्यादा माइंड पे साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है। कोई भी स्टोरी को भूलना आसान नहीं होता है। तो स्टोरी टेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, लैंग्वेज, हिंदी लिटरेचर, लैंग्वेज, किसी भी लिटरेचर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मीन्स होता है शेयरिंग और इंटरप्रेटिंग एक्सपीरियंसेस का। तो आप बहुत सारे चीजों में स्टोरी टेलिंग भी डाल सकते हैं। जहाँ पे आप बच्चे को एथिक्स सिखाना चाहते हैं या वैल्यूज सिखाना चाहते हैं, कल्चरल नॉर्म्स सिखाना चाहते हैं या डिफरेंसेस सिखाना चाहते हैं, वहां पे आप स्टोरी टेलिंग मेथड जरूर करें, क्योंकि स्टोरी टेलिंग स्टेज विद द चाइल्ड फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। लर्निंग इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन इट टेक्स प्लेस इन सोशल एनवायरनमेंट। प्रेमचंद की कहानियां हमें क्यों याद है? क्योंकि हमारे सोशल एनवायरनमेंट से वो लेते हैं। हम में ही से एक की कहानी लगती है थी। जिसका भी कैरेक्टर आप ले लें, प्रेमचंद में आनंदी का ले लें, निर्मला का ले लें, आपको ऐसा लगता है कि इट इज हैपनिंग अराउंड अस। तो व्हेन यू गेट दैट फीलिंग ऑफ रिलेटेडनेस एंड रिलेवेंस, तो आपका इंटरनलाइजेशन बहुत मैनीफोल्ड्स बढ़ जाता है। एंड दैट प्रोवाइड्स ऑथेंटिक सोशल क्यूज अबाउट हाउ नॉलेज इज टू बी अप्लाइड। तो जब आप उसे कनेक्ट पैदा कर लेते हैं तो आप उसके एप्लीकेशन के लिए भी सक्षम हो जाते हैं।
काइनेस्थेटिक लर्निंग, ये भी अप्रोच आप बच्चों के पेडागोजी में डाल सकते हैं, जहाँ पे टीचर जो होती है वो अपने क्लास में शी इज मूविंग अराउंड एंड चैप्टर चाहे कितना कैसा भी हो, शी इज यूजिंग हर हैंड जेस्टर्स व्हाइल शी प्रेजेंट्स दैट शी प्रेजेंट्स टू स्टूडेंट्स। और विजुअल होता है काइनेस्थेटिक में, क्या होता है, इट्स लॉट ऑफ हैंड मूवमेंट्स एंड डूइंग इट। सो अगर आप एसएसटी पढ़ते हैं और उसमें आप मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बारे में पढ़ते हैं, व्हेन वी when we learn about moderates, everything is very ज़्यादा बाइनोलॉजी वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, तो everything is on a moderation, or everything is going very very coolly and calmly. But suddenly when you study about the radicals and the extremists, only through the hand gesture and through the voice modulation that passion can be generated in the classroom, that we are talking about something that is little aggressive and violent. तो काइनेस्थेटिक की जरूरत ये नहीं है कि आपको किसी चीज को हाथ से पकड़ के ही करने की जरूरत है, दैट वॉइस मॉड्यूलेशन, दैट हैंड जेस्चर एंड दैट ऑल योर मूवमेंट दैट यू डू, दे आर ऑल्सो काइनेस्थेटिक। बट आप काइनेस्थेटिक को और कैसे अपनी मेथोडोलॉजी में डाल सकते हैं, जहां पे आप बच्चे को ड्राइंग करने की आजादी देते हैं। मेनी स्टूडेंट्स दे एंजॉय ड्राइंग और पेंटिंग एंड टीचर्स कैन इंक्लूड दिस एक्टिविटी इन द क्लासरूम टू मेक लर्निंग एंजॉयबल. Students can have the option to develop ideas and use different colors and tools to make their ideas a reality. तो बिल्कुल drawing, तो whatever, wherever you feel that a chapter is becoming a little complex, ask them to draw a flow chart, ask them to make bullets, ask them to make a pictorial representation, and then things become very very easy for them. It becomes kinesthetic. Acting, role play, फॉस्टर पेरेंटिंग के ऊपर एक चैप्टर है जिसपे बच्चों ने रोल प्ले किया कि ऑर्फनेज कैसा होता है, और फोस्टर पेरेंट्स क्या होते हैं, ऑर्फनेज का ओनर कैसा होता है. सो व्हेन दे आर डूइंग अ रोल प्ले, जो ऑडियंस है वो भी समझ रही है, एंड द पार्टिसिपेंट्स दे आर आल्सो अंडरस्टैंडिंग दिस इज व्हाट इज द सेटअप ऑफ एन ऑर्फनेज लुक्स लाइक. नाउ बिल्डिंग, काइनेस्थेटिक में आप बिल्डिंग जरूर दें, जहाँ पे बच्चों को ब्लॉक से, जब छोटे बच्चे होते हैं, ब्लॉक से, टॉयज से, या फिर प्रोजेक्ट मेथड है जहाँ पे लैंड ब्रीज, सी ब्रीज, सोलर सिस्टम, वोल्केनोज, ब्रेन को आप खुद से बना रहे हैं, हाई हैंड आई कोऑर्डिनेशन करके, एनालिटिकल एनालिसिस करके कि कौन सा पार्ट कहाँ पर होगा. तो जब आप वो करते हैं, खुद से करते हैं प्रोजेक्ट बेस्ड मेथड की तरह, सो इट्स फन ऑल्सो एंड इट रिमेन्स फॉर यू फॉर लाइफ. अगेन प्लेइंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. अगर आपको कोई स्किल बच्चों में डालना है, किसी तरह का स्पोर्ट्समैनशिप डालना है, टीम वर्क डालना है, कोलैबोरेशन डालना है, so sports is the best, resilience डालना है, so the sports is the best way to inculcate such skills in students which can be made kinesthetic. यहाँ पे आप बच्चों को जरूर खेलना सिखाएं और कैसे टीम वर्क सिखाएं. आपको कोई नहीं भी पसंद है but that person is in your team, so the team becomes important, the team spirit, sportsman spirit, it's okay to fail, सारे तरीके के spirits आप kinesthetic learning से सिखा सकते हैं. Expeditionary learning is another set of learning, जिसमें अगर आपको लगता है कि लेक्चर मेथड से बच्चा नहीं सीख रहा है, यू कैन मेक इट एक्सपीडिशनरी लर्निंग, जहाँ पे बच्चों को प्रोजेक्ट्स दिए जा सकते हैं, केस स्टडी दिए जा सकते हैं, लैब एक्सपेरिमेंट्स दिए जा सकते हैं, फील्ड ट्रिप्स पे ले जा सकते हैं. जैसे कि बच्चों को क्लास 4 या 3 के बच्चों को ऑक्यूपेशन कराना था और हमारे पास टाइम नहीं है, तो हम बच्चों को स्कूल में ही एक एजुकेशनल टूर कराते हैं अपने स्कूल का, जहाँ पे देखते हैं आपके स्कूल के अंदर कौन कौन से ऑक्यूपेशन है. तो आपको स्कूल के गार्डनर मिल जाते हैं, ड्राइवर्स मिल जाते हैं, प्लम्बर्स मिल जाते हैं, so many guards मिल जाते हैं, so many occupations are working right in your school. आपने कैसे किया, आपने उसको थोड़ा सा एक्सपीडिशनरी और एक्सपीरियंशियल बनाया, एंड all the occupations are around you. तो बिल्कुल खुल के बच्चे को लिबरेट करके फैसिलिटेट करना है. बच्चों को आप ले जा सकते हैं जूलॉजिकल, वो बोटानिकल गार्डन ले जा सकते हैं, जूलॉजिकल गार्डन ले जा सकते हैं, गांधी संग्रहालय ले जा सकते हैं, किसी फैक्ट्री में ले जा सकते हैं, जहाँ पे बच्चे को कोई भी कॉन्सेप्ट, वेस्ट मैनेजमेंट अगर आपको पढ़ाना है, तो आपको ये देखना है कि आपके स्कूल के पास या आपके घर के पास कोई फैक्ट्री नहीं है जो पोल्यूशन इमिट कर रही है, या उसका पानी जो है किसी ऐसी जगह पे जा रहा है जहाँ पे बर्ड्स रहते हैं, क्रॉप्स रहते हैं, जिनको बर्बाद कर रही है. तो बिल्कुल अपने आसपास की चीजों से आप उसको रिलेट करें ताकि वो एप्लीकेशन इन लाइफ कर पाए. ऐसा नहीं हो कि करिकुलम कुछ कह रहा है और रियल लाइफ कुछ और कह रही है. देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन द टू. सो व्हाटएवर इज हैपनिंग अराउंड अस, so that they are able to apply that knowledge that they have gained in the class into their real life. और उनको ये लगे कि whatever they are learning is meaningful, और उनका जो लाइफ में जो पर्पस होगा इट विल हैव अ मीनिंग, और ताकि उनको इतना मोटिवेशन मिले दैट दे विल बी एबल टू टच अदर पीपल्स लाइफ, देयर लाइफ विल बी मीनिंगफुल, पर्पसफुल, एंड दे रिटर्न टू स्कूल विद फुल एंथुजियाज्म. ओके.
नाउ प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग वेरी वी ऑलवेज डू दिस जब भी कोई कॉम्प्लेक्स टॉपिक हो जहां पे आपको लगता है कि बच्चे को सिर्फ ऊपरी नॉलेज से इसमें काम नहीं चलेगा, दे नीड टू हैव इन डेप्थ नॉलेज ऑफ दिस सब्जेक्ट, वी गिव देम प्रोजेक्ट्स सो दैट यू नो जब बच्चा प्रोजेक्ट बनाता है और इन डेप्थ स्टडी करता है उस टॉपिक पर, हर एक कैरेक्टर पे, उसके हर एक पॉइंट्स पे, तो ऑब्वियसली जब वो लिखता है, बनाता है, पिक्चर पेस्ट करता है, ड्रॉ करता है, तो उस कॉम्प्लेक्स इशू पे उसकी कमांड ज्यादा होती है जो कि सिंपल एक लेक्चर मेथड्स पे या क्वेश्चन आंसर लिखाने से नहीं होती है. So whenever the topic is very very complex and you know it has many parts and subparts, do give them projects. And it brings students they're able to मेक देयर ओन चॉइसेस इन दैट प्रोसेस. जहाँ पे अगर आप प्रोजेक्ट देते हैं तो उनको बस आपके बताए हुए गाइडलाइंस पे नहीं चलना है, वहाँ पे दे आर फ्री टू यू नो दे पुट देयर ओन आइडियाज, दे उनको ये समझ में आता है, प्रोजेक्ट में अपना पूरा इनोवेशन लगाते हैं, अपने क्रिएटिव आइडियाज लगाते हैं, तो उसमें उनको बहुत ज़्यादा स्पून फीड होने की जरूरत नहीं है. उनकी क्रिटिकल थिंकिंग और यू नो कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन, क्रिएटिविटी सब दिख करके आती है. उनकी क्यूरियोसिटी, क्वेश्चंस जो उनके माइंड में हो रहे हैं उसके सारे आंसर्स, वो कितना डेप्थ जाने के लायक हैं, कितनी वो इन डेप्थ स्टडी कर सकते हैं, वो सारी चीज आपको इस मेथोडोलॉजी से समझ में आती है. तो उसमें यही है कि whenever you are confronted with a very complex topic, project method is and it has a lot of points, project methods, it really helps. Now, the competency based teaching, you know, the ultimate aim of taking this into consideration, this point, this topic, competency based teaching methodology is to develop competency in the students. इसका simple method है कि competency based teaching methodology क्यों लेना है? So that your students are competent, whatever learning objective you have set, right? Whatever learning objective you have set for a class, depend करता है साइंस की कौन सी क्लास है, कौन सा चैप्टर है, whatever you have taken, वो बच्चा competent उस चैप्टर से रिलेटेड उसके अंदर नॉलेज, कोर्स कॉन्सेप्ट और स्किल ऐसे स्पेसिफिक हो जाएं कि अगर रियल लाइफ में वो प्रॉब्लम आए तो वो कॉम्पिटेंट हो उसको समझने के कम से कम. ठीक है. अब in this approach the emphasis is on what students are expected to learn. उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है वो इसमें होता है, rather than what teachers are expected to teach. इसमें जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है वो बच्चे ने लर्न किया कि नहीं किया, हमें क्या टीच करना है सेकेंडरी. बच्चे को कोर कॉन्सेप्ट की समझ हो गई, जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव आपने सेट किया था वो बच्चे को अप्लाई हो गई, दैट बच्चा इज कॉम्पिटेंट इनफ टू अप्लाई इट, दैट इज कॉम्पिटेंसी बेस्ड टीचिंग मेथोडोलॉजी. इट फोकसेस कंप्लीटली ऑन आउटकम्स, कि बच्चे ने ये चीज सीखने के बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग सीख ली, ये वाला चैप्टर समझने के बाद उसमें एनालिटिकल स्किल्स आ गए हैं, ये करने के बाद वो करेक्ट डिसीजन इस कंटेंट कॉन्टेक्स्ट में ले पाएगा. दैट इज द अल्टीमेट एम ऑफ कॉम्पिटेंस बिल्डिंग टीचिंग. इसमें आपको कभी भी हड़बड़ाना नहीं है कि यू नो आई हैव सेट दिस टारगेट एंड दिस विल हैपन, बिकॉज कॉम्पिटेंसी इज वेरी वेरी रिलेटिव. सम स्टूडेंट्स they become competent very easily, others they do take time and they do take different teaching methodologies. किसी को lecture method से ही समझ में आ गया, किसी को activity से समझ में आया. So आप competency के लिए rush नहीं कर सकते हैं. You just have to give them a lot of options and then the competency based teaching methodology will be a success. इसका अल्टीमेट एम क्या होता है कि आप ब्रेक डाउन करते हैं कॉम्प्लेक्स स्किल्स को इनटू स्मॉल वंस, और इसके पूरे कंपोनेंट को आप मैनेजेबल बनाते हैं एंड प्रोवाइड लर्नर्स विद फ्रीक्वेंट फीडबैक. अब बच्चे को कॉम्पिटेंसी कैसे होगी, उसको ये तो पता चलेगा वो किस लेवल पर है, वो उसके लेवल की के बारे में उसको कब पता चलेगा, व्हेन यू आर गिविंग दैट फीडबैक. जैसे कि जब हम किसी फूल को लगाते हैं या सीड को सो करते हैं तो कुछ सीड को हमें कभी पानी देना पड़ता है, कभी धूप दिखानी पड़ती है, कभी इसको अंदर इंडोर करना पड़ता है, कभी आउटडोर करना पड़ता है. क्यों? बिकॉज द अल्टीमेट एजेंडा इज टू सो दैट द फ्लावर ब्लूम्स. तो जब हमें बच्चों को कॉम्पिटेंसी बेस्ड मेथोडोलॉजी से पढ़ाना है तो वी डोंट हैव टू इवैल्यूएट देम, वी जस्ट हैव टू गिव देम फीडबैक दैट यू हैव कम ऑन दिस लेवल, you need a little bit of more work on this, you need you give them enrichment sheets, you give them a little activity, you ask them to watch a video, you ask them to make it a little art integrated. End of the day the competency in the child should be developed. Now there are certain ideas which you can incorporate in your class so that you know teaching methodologies become visible in your class. So we can always take a role play. कोई भी टॉपिक है, रोल प्ले, दे आर वेरी वेरी इनोवेटिव टीचिंग मेथोडोलॉजी. जैम जस्ट अ मिनट,
poem recitation, public speaking, storytelling, koi bhi. These are suggestions of activities, chart preparation, model making, seminars, debate, extempore, creative writing, quiz competition, group discussion. These are some ideas which will ace your teaching methodology. Now there are few real life examples. अब एक छोटे बच्चे का चैप्टर है फैमिली पे, तो आप बच्चे को फैमिली कैसे पढ़ाएंगे? लेक्चर मेथड से आप उसको पढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली वो समझेगा कुछ कुछ, बट इफ यू मेक इट इंटरैक्टिव वेयर यू आस्क द क्वेश्चंस कि you know what is your name, is your family a big family or a small family? Now the answers will come from the children, so it would be a discussion interactive method. You are not telling them what a family is, they are telling you what the family is. So what teaching methodology we have adopted here? We have adopted interactive discussion method where questions are being sent by you, but the answers are coming based on previous knowledge. प्रीवियस नॉलेज में बच्चे ने आपको खुद ही बता दिया कि वो न्यूक्लियर फैमिली से आता है कि जॉइंट फैमिली से आता है. विलोम शब्द, जहाँ पे आप काइनेस्थेटिक से पढ़ा सकते हैं, जहाँ पे आप बच्चे को सूरज का, चांद का, दिन का, रात का फोटोज दिखाते हैं, फ्लैश कार्ड्स दिखाते हैं, और बच्चा काइनेस्थेटिक से विलोम शब्द सीख जाता है. ऑक्यूपेशन, जैसा कि हमने बताया कि टेक अ टूर इन योर स्कूल एंड यू नो इंक्वायरी आप बच्चों में करें कि ये प्रोफेशन क्या क्या है आपके स्कूल में. बस ओनली बाय हैविंग अ स्मॉल टूर students will know about different professions that are available in your own school. Will the child ever forget the guards, the drivers, the plumber, the gardener? Never. And he will learn so many professions only by looking at the faces in the school. Now reproduction in plant can only be taught through lab method. Only when a child dissects the plant will he or she come to know about the reproduction system in plants. तो उसमें lab method आपका होगा ही. अगर आपको फ्रीडम ऑफ इंडिया पढ़ाना है तो आप रोल प्ले कराएं बच्चों से, जहाँ पे वो डिफरेंट यू नो सिचुएशंस को, स्वदेशी मूवमेंट को, बर्निंग ऑफ फॉरेन गुड्स दिखाते हैं, रोल प्ले हो रहा है, ड्रामा हो रहा है, या फिर आप कोई ऑडियो विजुअल मूवी बता दें. एसिड बेस्ड सॉल्ट अगर आपको बच्चे को पढ़ाना है तो आप डेमोन्स्ट्रेशन मेथड्स के अलावा कोई और टीचिंग मेथडोलॉजी आप नहीं ले सकते हैं. यू कैन ओनली teach acid based salt through demonstration method. No lecture will ever be able to suffice this content. Integers अगर आप मैथ्स में पढ़ा रहे हैं तो आपको लेक्चर पढ़ाना ही पड़ेगा, जहाँ पे आप उसको बेसिक नॉलेज देते हैं, एंड देन यू हैव टू डू डेमोन्स्ट्रेशन मेथड ऑन अ नंबर लाइन, जहाँ पे नंबर लाइन पे इंटीजर्स बताते हैं ऑब्वियसली. सो लेक्चर प्लस डेमोन्स्ट्रेशन टीचिंग मेथडोलॉजी विल वर्क हियर. पोस्टर पेरेंटिंग का एग्जाम्पल हमने दिया, जहाँ पे आप स्किट या ड्रामा के थ्रू बच्चे को बता सकते हैं. लेक्चर मेथड विल नॉट सफाइस. पैरेलल मेरिडियंस आप बता रहे हैं तो आपको ग्लोब होना ही पड़ेगा आपके हाथ में, एंड वेयर यू कैन डेमोन्स्ट्रेट एवरीथिंग. प्लैनेट्स, अगर आप मेट्रॉइड्स के बारे में, फेजेस ऑफ मून के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो व्हाट डू यू थिंक? ओनली बाय लेक्चरिंग phases of moon will the child be ever be able to imagine what moon and what meteoroids look like, what are phases of moon? No, you need to make them understand that there's a visual image is created in their mind, which can only happen in a smart class, जहाँ पे वो ऑडियो विजुअल मेथड से बच्चे सीखते हैं. इलेक्टोरल पॉलिटिक्स किट रोल आप कर सकते हैं. अगर आपको यूएन बताना है तो आप 3 हाउसेज में अपने क्लास को डिवाइड करते हैं और वो डिफरेंट रोल्स आप उनको देते हैं. मोगल एम्पायर आप ऑडियो विजुअल से करा सकते हैं, रोल प्ले से करा सकते हैं. लेक्चर मेथड से कभी भी वो क्लैरिटी नहीं आएगी, बिकॉज अगेन इट हैज सो मेनी सब पार्ट्स. डायरी ऑफ एन फ्रैंक जो 9th स्टैंडर्ड में या 10th स्टैंडर्ड में एक चैप्टर है, या फ्रेंच रेवोल्यूशन जो 9th चैप्टर में आप फ्लिप क्लासरूम में बताते हैं, जहाँ पे बच्चा है वो एजुकेशनल वीडियो इन चैप्टर्स पे देख करके आता है, एंड देन द नेक्स्ट डे व्हेन दे आर एंडाउड विद द कंटेंट थ्रू अ मूवी और एजुकेशनल वीडियो, नेक्स्ट डे यू गो विद द lecture method. So these are some 21st century teaching methodologies, and there were suggestions which will help you ace it. This is I think the last slide. Very simple. These are interpersonal skills that will ace the applied teaching methodology. If you want कि आपकी teaching methodology बिल्कुल successful हो, कुछ interpersonal relationships पे आपको काम करना पड़ेगा, जिसमें सबसे important point है कि never use child's roll number to call him. roll number 1, roll number 2 कभी ना बुलाएं. Use their name. हर स्टूडेंट को एक इंडिविजुअल की तरह यूज करें. दे आर नॉट ओनली स्टूडेंट, 60 स्टूडेंट्स इन योर क्लास, दे आर ईच इंडिविजुअल. तो आप हर एक इंडिविजुअल को एक पहचान जरूर दें, जिससे बच्चे को ये लगे कि मेरे टीचर की नजर में मेरी एक पहचान है. आई कॉन्टैक्ट बिल्कुल रखें बच्चों के साथ. अगर आपको टीचिंग मेथडोलॉजी अपनी सक्सेसफुल करानी है, बिकॉज यू आर गिविंग देम समथिंग न्यू, और न्यू कभी कोई तभी एक्सेप्ट करेगा व्हेन यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद देम. सो हैव प्रॉपर आई कॉन्टैक्ट विद योर स्टूडेंट्स. ह्यूमर जरूर डालें क्लास में. इट शुड नेवर बी बेस्ड ऑन sarcasm और बुलिंग और ह्यूमिलिएशन, बट इट शुड बी हेल्दी ह्यूमर. बच्चों को हमेशा प्रेज करें फॉर वर्क वेल डन. ह्यूमिलिएशन,
putting somebody down, negative reinforcement, they will not serve us now. The kids are changed. Negative reinforcement will never work for them. So उनको हमेशा praise करे for their effort and positive behavior. अगर indiscipline का कोई issue हुआ है तो quickly and individually handle करे. Don't humiliate the child in front of everyone, because again I said the demands of the kids today are changed. They're very sensitive. What will trigger them, we don't know. So try to handle indiscipline issues individually but quickly, and try to manage the needs of all the students in the class. There are no favorites, there are no bright students. For teachers, everybody is the same. So try to manage the needs of everybody. And when we do that, whatever teaching methodologies you present your students with, it will be a super hit. So thank you for being with me. Thanks a lot. That's the end of my session.